लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं और दूसरे चरण का मतदान 26 तारीख को होना है, यानी कि 26 अप्रैल को। उत्तर प्रदेश में 26 अप्रैल को 8 अलग-अलग लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं और हम आपको हर एक लोकसभा सीट के बारे में, वहां के समीकरणों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस वीडियो में हम मेरठ की बात करेंगे। मेरठ वो शहर जहां 1857 में क्रांति की पहली चिंगारी की शुरुआत जहां से हुई, या फिर आज की तारीख में बात करें तो जो क्रिकेट के सितारे हैं उनके पसंदीदा जो बैट्स हैं उसके लिए भी मेरठ की अपनी एक खास, एक अलग अहमियत है। पर इस चुनावी माहौल में मेरठ क्या कर रहा है, मेरठ में जो कैंडिडेट्स हैं उनका क्या वजूद है, या वो कितना इम्पैक्ट वहां के लोगों पर डाल पा रहे हैं, इन तमाम चीजों को हम जानने की और टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ज्ञानेंद्र जी, मेरठ की बात करें, हम मौजूदा समय की तो बात करेंगे, पर अगर मेरठ के पौराणिक इतिहास के बारे में अगर जानना हो, मेरठ के बारे में क्या चीजें फेमस हैं और पौराणिक इतिहास क्या रहा है मेरठ का? देखिए, जो पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार यहाँ पर एक मय दानव का राज हुआ करता था और इन्हीं मय दानव की पुत्री मंदोदरी, जिनसे रावण की शादी हुई थी, उनका विवाह हुआ था। तो एक तरीके से मेरठ जो है वो रावण की ससुराल है और हाँ। मय दानों की वजह से ये मय राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। मय राष्ट्र, और मय राष्ट्र ही कहा जाता है कि अपभ्रंश होते हुए, बदलते हुए मय राष्ट्र से मेरठ हो गया। तो रावण की ये ससुराल है और रावण के ससुराल में महाभारत हो रही है चुनावी। सर, रावण की ससुराल है और जो टीवी की दुनिया के राम थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने वहां से प्रत्याशी बनाया है। हम अरुण गोविल की बात कर रहे हैं। अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाने के पीछे आप भाजपा का क्या मकसद देखते हैं, या अगर अरुण गोविल मेरठ की सीट से प्रत्याशी बनाए गए हैं, वो क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं मेरठ की सीट पर? देखिए, अगर कोई सियासी तौर से अरुण गोविल की कोई बात की जाए तो कोई ऐसे उनका कोई काम या उनका कोई सियासी किरदार तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन उनका ग्लैमर और उनकी पहचान देश में, जब भी रामायण सीरियल की बात होगी, 90 के दशक से जो लोग रामायण सीरियल को जानते रहे हैं, कोविड के दौर में तो फिर से लोगों ने दोबारा देखा। तो उस सीरियल को, उसमें राम का किरदार निभाया अरुण गोविल ने। तो अरुण गोविल की आज की डेट में पहचान यही है कि जब भी वो कहीं जाते हैं, एयरपोर्ट तक पर लोग उनके पैर छूते हैं और राम का अक्स उनमें देखते हैं। तो जो आपने बात कही बीजेपी के लिए कितने महत्वपूर्ण है, बीजेपी के लिए राम महत्वपूर्ण है, बीजेपी के लिए अयोध्या महत्वपूर्ण है। और जब राम और अयोध्या की बात हो तो राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल से बेहतर चेहरा तो बीजेपी को नहीं मिलता, और शायद बीजेपी ने इसीलिए ये प्रयोग किया है। जब भाजपा ने तो अपना चेहरा ढूंढ लिया सर, पर सपा को यहाँ चेहरा ढूंढने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। 3-3 बार प्रत्याशी बदलना पड़ा और लास्ट में सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। ये जो प्रत्याशी शुरू से 3 अलग-अलग बदले गए, इसके पीछे क्या सपा को सही प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, या कोई और रणनीति है सपा की? बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी का सिर्फ मेरठ ही नहीं, तमाम और सीटें थीं, आधा दर्जन से ज़्यादा सीटें, जहाँ पर उन्होंने प्रत्याशी पहले कुछ और तय किए, बाद में दूसरे उनका टिकट काटकर दूसरे नाम तय कर दिए। मेरठ में सबसे पहले भानु प्रताप सिंह का नाम तय किया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन ऐन मौके पर कई वीडियो भी वायरल हुए। भानु प्रताप के कई ऐसे विवादित वीडियो थे जिनमें वो सनातन धर्म को कोस रहे थे, उनको बुरा भला कह रहे थे। तो ऐसे में एक, शायद समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों को ये एक एहसास हुआ होगा कि जब बीजेपी एक ऐसा चेहरा लाई है जो राम के तौर पर, राम के प्रतीक के तौर पर चुनाव लड़ रहा है, तो वहां पर एक ऐसे शख्स को उतारा जाए, वो भी रावण की ससुराल में, जो सनातन को कोस रहा है, तो ये कहीं और दांव उल्टा ना पड़ जाए, इसलिए किया गया। फिर उसके बाद अतुल प्रधान का नाम आया। अतुल प्रधान कद्दावर नेता हैं, सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन अतुल प्रधान को लेकर लगा समाजवादी पार्टी को कि शायद कुछ और बेहतर होगा, गुर्जर वोटर्स और तमाम दूसरी जातियां वो उनके साथ आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर भी उनको कहीं ना कहीं ऊहापोह, असमंजस हुए, और जो इनपुट्स मिले, लगातार हमने देखा कि अतुल प्रधान लखनऊ भी आ रहे थे और लगातार बातचीत चल रही नाराजगी थी। की बात भी जब टिकट कटा तो चल नाराजगी की बात भी आ रही थी। पहले लग रहा था कि वो बिल्कुल बहुत ही बुरी तरीके से नाराज होंगे और बागी भी हो सकते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने जरूर बयान दिया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। लेकिन फिर टिकट कटा और फिर
सुनीता वर्मा का टिकट हुआ। योगेश वर्मा पूर्व विधायक जो उनके पति हैं, उनको उनसे बातचीत हुई और उसके बाद सुनीता वर्मा का नाम का ऐलान हुआ। तो ये समाजवादी पार्टी के खेमे में निश्चित तौर से मेरठ को लेकर तो बड़ी ऊहापोह और असमंजस के हालात दिखाई दिए थे। सुनीता वर्मा जिनको टिकट दिया गया है, उनकी क्या एक्सेप्टेंस है वहाँ पर? उनका क्या राजनैतिक बैकग्राउंड है इसके बारे में भी? देखिए, योगेश वर्मा उनके पति हैं, पूर्व विधायक हैं और सुनीता वर्मा का इनका पूरे परिवार का पकड़ रही है वहाँ पर। और जातिगत जब वोटिंग की बात होगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये तमाम फैक्टर्स उनके साथ जो जाति के फैक्टर्स हैं, जब हम मेरठ की जातिगत उसके ताने-बाने की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो दलित वोटर्स की तादाद है, जाटो वोटर्स की तादाद है, तो वहाँ पर उस पकड़ को देखते हुए, उन वोटर्स के बीच में पैठ को देखते हुए, सुनीता वर्मा एक मजबूत कैंडिडेट्स के तौर पर भी दिखाई दे सकती हैं। और अगर वो वोटिंग का जो पैटर्न उनके हक में रहा, क्योंकि इंडी गठबंधन के पास पास माना जाता है कि भाई उनके साथ यादव और मुस्लिम वोटर्स भी अगर साथ में जुड़ते हैं, तो सुनीता वर्मा भी एक मजबूत फाइट दे सकती हैं बीजेपी को और बीएसपी को। आपने सर बीजेपी और बीएसपी दोनों की बात की, मैं आता हूँ बीएसपी पर। बीएसपी ने जो कैंडिडेट दिया है देवव्रत त्यागी, उसके इम्पैक्ट के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि सर त्यागी जो वोट बैंक है, एक समय पर बीजेपी अपना कोर वोट बैंक के तौर पर उनको मानती थी। पर क्या बीएसपी का त्यागी समाज के आदमी को टिकट देना बीजेपी के लिए कहीं कुछ नुकसानदायक है? या जो त्यागी समाज की नाराजगी पिछले दिनों कुछ अलग-अलग उसके जो धड़ हैं, उनके द्वारा कही जा रही थी, क्या वो कहीं न कहीं बसपा अपनी तरफ से उसको कहीं न कहीं उसका फ़ायदा लेने की कोशिश कर रही है? देखिए, बिल्कुल राजनीति में तो जो विरोधियों की कमी होती है उसको कैश कराने की या उस पर प्रहार करने की एक चलन रहा है। तो बीएसपी ने इस बार बड़े टैक्टिकली ऐसा मूव किया है, जहां पर कई सीटों पर उन्होंने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं, कई सीटों पर समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के लिए चुनौती पेश की है। यहाँ पर देवव्रत त्यागी का नाम जो उन्होंने तय किया, मायावती ने जब ऐलान किया, तो बीएसपी की तरफ से एक बात एकदम साफ है कि वो जो त्यागी वोटर्स थे, जो कभी परंपरागत वोटर्स बीजेपी के माने जाते थे, और हाल के दिनों में कुछ घटनाएं हुई, जो कई गाज़ियाबाद में सोसाइटीज़ में जो घटनाएँ हुई, उसके बाद से त्यागी समाज में नाराज़गी ज़रूर पनपी थी। कई बयान भी आए, महेश शर्मा के बयान आए, उसके बाद से नाराज़गी और भी ज़्यादा भड़की थी। तो ऐसा लगता है कि वो जो नाराज़गी है उसको भाँप कर ही एक चाल चली गई, ये कदम चला गया। और बीएसपी ने बड़ी टैक्टिकली देवव्रत त्यागी का नाम रखा है, उनको कैंडिडेट्स के तौर पर उतारा। और उनकी कोशिश यही रही होगी बीएसपी की, यही उम्मीद भी होगी कि दलित वोटर्स जो बीएसपी के बड़े कोर समर्थक माने जाते हैं, जाटो वोटर्स की बड़ी तादाद है मेरठ में, उनके साथ त्यागी बिरादरी और कुछ और जातियों के जो हिस्से हैं, अगर वो जुड़ते हैं, तो फिर एक मजबूत चुनौती पेश कर सकेगी बीएसपी। ये शायद उनकी रणनीति रही है। सर इस बार बसपा ने जो अपने अलग-अलग कैंडिडेट्स उतारे, उसमें एक जो आरोप पिछले कुछ समय से राजनीतिक गलियारों में बसपा के ऊपर लग रहा था, बीजेपी के बी टीम होने का। जैसे इस सीट पर ही बात करी जाए तो भाजपा का जो कोर वोटर था उस समाज से कहीं ना कहीं कैंडिडेट दे करके, मेनली ये 2022 के चुनाव में ऐसा चीज लोगों ने बहुत खुल करके कहा। तो क्या बसपा इस चुनाव में अपना जो वो टैग था वो भी हटाने की कहीं ना कहीं काम कर रही है? बिल्कुल, वो कोशिश साफ दिखाई दे रही है। कई जगहों पर आप देखिए कि कई जगहों पर जहाँ पर एक तो क्षत्रिय समाज की नाराज़गी अगर है, तो बीएसपी ने उस हिसाब से कैंडिडेट्स तय किए हैं। जहाँ पर बीएसपी को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो इंडी गठबंधन है, वो मजबूती से आगे आ रहा था, वहाँ पर इंडी गठबंधन के लिए भी कई जगहों पर जहाँ पर वो ताकतवर दिखाई दिए, वहाँ पर चुनौती पेश की है। कई सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर इंडी गठबंधन के लिए चुनौती दी है। ठीक उसी तरीके से तमाम सीटें ऐसी हैं, उसमें मेरठ भी शामिल है, जो बीजेपी के लिए चुनौती है। इसलिए चुनौती है कि बीजेपी के कोर वोटर्स रहे हैं, त्यागी वोटर्स, और जब उसी जाति का एक कैंडिडेट उतार दिया है बीएसपी ने, तो जाहिर-सी बात है अपने ही वोट बैंक में जब सेंध लगती दिखाई देगी, तो ये बीजेपी के खेमे के लिए असहज होने की बात होगी। और शायद इसके लिए वो डैमेज कंट्रोल में बीजेपी का खेमा भी जुटा होगा। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो तो जातियों की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। मेरठ की बात करें, मेरठ लोकसभा सीट पर क्या जातियों का आंकड़ा क्या कहता है? हालांकि टेक्निकली कोई सही आंकड़ा नहीं, लेकिन फिर भी अमूमन क्या एक जातियों का आंकड़ा क्या कहता है, और किस पार्टी के पक्ष में आपको क्या लगता है कि कौन सी जातियां फेवरेबल हैं? देखिए 20 लाख के करीब वोटर्स हैं मेरठ संसदीय सीट पर। और जो सबसे ज़्यादा आबादी है मुस्लिम समाज की, मुस्लिम बिरादरी की, करीब 5,70,000 जो राजनीतिक दलों का अनुमान है,
5,70,000 के करीब मुस्लिम आबादी है, 3.5 लाख जाट वोटर्स हैं, वो भी दूसरी बड़ी आबादी है और एक बड़ा प्रभाव दिखाते रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मेरठ की सीट पर भी। और उसके बाद जाटो वोटर्स, दलित आबादी है, जाटो वोटर्स भी उसमें बड़ी तादाद है, वो भी 3.25 से 3.5 लाख के करीब है। ब्राह्मण वोटर्स भी हैं 1.5 लाख के करीब। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी भी जातियाँ हैं, सैनी हैं, त्यागी है, गुर्जर है। ये सारी जो वोटर्स हैं ये भी बड़े प्रभावशाली किरदार निभाते हैं और इनका असर जो है इस सीट पर ये तमाम पीछे के चुनाव में दिखाई देता रहा है। और बीजेपी इन्हीं का एक गुलदस्ता तैयार करती रही, उसी का नतीजा था कि बीजेपी 2009, 2014, 2019 लगातार बीजेपी को जीत हासिल हुई। ये जो वोट बैंक का समीकरण रहा है, यहाँ पर जो वैश्य बिरादरी है, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, ये एक तरीके से बीजेपी के समर्थक माने जाते रहे हैं। गुर्जर समाज के भी बीजेपी को वोट जाता रहा है एक बड़ा हिस्सा। अतुल प्रधान जब आए थे तो लग रहा था कि कुछ फेरबदल होगा, लेकिन अभी जब कैंडिडेट्स बदला गया समाजवादी पार्टी की तरफ से तो ऐसा लग रहा है कि एक मोटे तौर से अनुमान यही रहता है कि अभी जो पहला चरण हुआ उसके अनुसार ऐसा संदेश, एक संकेत भी निकला है कि मुस्लिम समाज का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ गया है। तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम समाज के साथ ही यादव और दूसरी जातियां, यहाँ पर जैसे अगर दलित और दूसरी कुछ ओबीसी जातियां ये अगर जाती हैं तो समाजवादी पार्टी एक बड़ी और कड़ी चुनौती पेश कर सकती है बीजेपी के लिए। सर, जातियों की बात तो हो गई, गठबंधन की भी बात कर लेते हैं। इस बार पिछली बार की अपेक्षा गठबंधन में बदलाव है। 2019 में जब चुनाव हुए तो सपा बसपा का अलायंस था उत्तर प्रदेश में, उस दौरान आरएलडी भी सपा बसपा के साथ थी। पर इस बार सपा बसपा का अलायंस टूट चुका है, सपा के साथ कांग्रेस है, बसपा अलग चुनाव लड़ रही है, आरएलडी भाजपा के साथ आ गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है इसलिए आरएलडी का अपनी एक अलग वहां पर उसकी तवज्जो भी है। क्या आरएलडी का साथ जाना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा और क्या जो गठबंधन टूटा है सपा बसपा का, उसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए, मेरठ की अगर हम जब बात कर रहे हैं तो मेरठ में तो 2019 में जो गठबंधन था, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, रालोद ये सब साथ में थे। तो 2019 में लेकिन हाजी याकूब कुरैशी लड़े थे, बावजूद इसके वो बीजेपी से हार गए थे। तो एक वोटों के अगर समीकरणों की बात करेंगे तो एक बड़ा गठबंधन सा दिखाई दे रहा था, लेकिन चूंकि जो राजनीति के जो समीकरण होते हैं वो सामान्य अंकगणित से अलग होते हैं। सामान्य अंकगणित में 2 और 3 मिलके 5 होता है, यहाँ पर कई बार राजनीति में 2 और 3 मिलकर 0 भी, 0 भी हो जाता है, -1 भी हो जाता है, तो वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसलिए 2019 के जैसे मैंने उदाहरण दिया कि वो बीजेपी को फायदा मिला। अभी लेकिन एक जो ट्रेंड आप देखिए, चुनावी आंकड़े बताते हैं कि जब बीजेपी के साथ रालोद जब भी चुनाव लड़ी तो रालोद को काफी फायदा हुआ और बीजेपी को भी उसके रेफरेंस में उससे फायदा उससे हुआ। तो अभी अगर बीजेपी के साथ रालोद आ गई है, जो बदला हुआ समीकरण है पिछले चुनाव के बाद से, तो उसमें बीजेपी के लिए जो जाट वोटर्स हैं 3.5 लाख के करीब हैं, तो वो वोटर्स का अगर कुछ हिस्सा छिटका था पिछली बार, तो वो वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा इस बार ऐसा माना जाता है कि इंटैक्ट रहेगा बीजेपी के साथ, या रालोद बीजेपी का जो साझा कैंडिडेट होगा उसके साथ जाएगा। तो ये बीजेपी और रालोद के लिए ये एक फिलहाल के लिए राहत की बात है कि कुछ जातियों का जो पहले नाराजगी के बहाव की बात आती थी, कहा जाता था कि किसान आंदोलन है या फिर जाट वोटर्स की नाराजगी है, वो भारी पड़ सकती है, लेकिन हमने 2022 के चुनाव में देखा कि वो नाराजगी कोई बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट नहीं ला पाई। जाट वोटर्स का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ रहा, हालांकि कई जगहों पर छिटका भी। अब रालोद के साथ आने से वो भी भरपाई हो सकती है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, तो रालोद इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पिछला जो गठबंधन था सपा और बसपा का, वो टूट चुका है। सपा और कांग्रेस नए तरीके से अलायंस में है, बसपा अलग चुनाव लड़ रही है और जो मतदाता हैं वो पूरे सूझबूझ के साथ 26 अप्रैल को वोट देने जा रहे हैं। पर किसके सिर पर मेरठ का सेहरा होगा, ये 4 जून को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।